हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने 18 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 19 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 18 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। रीट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 19 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है। 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो पूछे जाएंगे कुल भाग 6 के अंदर। भाग 1 में 40 प्रश्न है, भाग 2 के अंदर 25 प्रश्न है, भाग 3 के अंदर 60 प्रश्न है, भाग 4 के अंदर 10 प्रश्न है, भाग 5 के अंदर भी 10 प्रश्न और भाग 6 के अंदर दोस्तों सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न होंगे। जिसमें सबसे पहले अपन भाग 1 पढ़ेंगे और सबसे पहले अपन राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित 40 प्रश्न है वो पढ़ने वाले हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में आपके कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बताइए, तारा बालू का स्तूप दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं राजस्थान में? तो दोस्तों, मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र, श्री गंगानगर में दोस्तों ये तारा बालू का स्तूप है वो पाए जाते हैं। स्थानीय भाषा में दोस्तों इन्हें धोरे या दरियन कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है। हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है तो ये किसको जोड़ता है? तो दोस्तों ये सिरोही को उदयपुर से जोड़ता है, यानी कि सिरोही और उदयपुर को ये क्या करता है? जोड़ता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। और जो कुंभलगढ़ का किला है वो इसी नाल के निकट है, ये भी आपको याद रखना है। 4 नंबर ऑप्शन सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के शारदीय मानसून यानी कि शरदीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है? बताइए, कौन सा शरदीय मानसून से संबंधित कथन है वो सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, स्थलीय उत्पत्ति के कारण हवाएं शुष्क होती है जिससे वर्षा प्रभावित होती है। दोस्तों बिल्कुल सही है। इस अवधि में कुछ हवाएं भूमध्य सागरीय चक्रवातों के संपर्क में आने के बाद वर्षा लाती है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए दोस्तों, हिमालय के उत्तर में एक अत्यधिक विकसित दबाव केंद्र सर्दियों में वर्षा को प्रभावित करता है। तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन के बाद दिसंबर में शीत ऋतु प्रारंभ होती है और शीत ऋतु में राजस्थान में कभी कभी भूमध्य सागर से उठे पश्चिमी विक्षोभों के कारण दोस्तों वर्षा है वो होती है, जिसे मावट कहते हैं। ठीक है, तो अपना ये तीसरा नंबर का कथन है वो गलत है। आगे देखिए, समुद्री उच्च दबाव क्षेत्र से स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लगती है जिससे बारिश होती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अपने को यहाँ पे असत्य कथन पूछा है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में बांध है और सूची सेकंड में नदी है। यहाँ पर देखिए, बीसलपुर बांध। दोस्तों बीसलपुर बांध है, ये कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों ये बनास नदी पर बना हुआ है, टोंक जिले में। अरवर बांध, दोस्तों ये अरवर बांध है, ये शाहपुरा भीलवाड़ा में खारी नदी पर स्थित है। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा में खारी नदी पर स्थित है। जवाहर सागर है, ये दोस्तों चंबल नदी पर है, ये तो सभी को पता होगा। मेजा बांध है, ये कोठारी नदी पर है। तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? 3 4 1 2। यहाँ पर पहला नंबर का ये ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? दोस्तों किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान के अंदर देखिए करीबन 5 है वो त्रिवेणी संगम है। नंबर 1 है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, देखिए चंबल बनास सीप का त्रिवेणी संगम है रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में।
एक है दोस्तों बिंगोद भीलवाड़ा में बनास बेडच और मेनाल का। एक है दोस्तों राजमहल टोंक में बनास डाई और खारी का। एक है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर सोममाही जाकम का त्रिवेणी संगम है। एक है देवधाम टोंक में बनास बांडी और मासी नदी का त्रिवेणी संगम होता है वहां पे। तो यहाँ पर बनास मेनाल और बेडच का जो त्रिवेणी संगम है वो बिंगोद भीलवाड़ा में होता है। यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सालर वन के बारे में असत्य कथन का क्या करना है, चयन करना है। सालर वन के बारे में दोस्तों असत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन है वो इसमें असत्य है। यहाँ पर देखिए धोक, कथीरा और दवद सालर वन के प्रमुख वृक्ष हैं, बिल्कुल सही बात है। टीक विशेष रूप से सालर वनों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला वृक्ष है। तो दोस्तों ये कथन है वो गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया धोक, कथीरा, दवद यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष हैं और सालर वन क्षेत्र में सालर वन या साल वृक्षों की दोस्तों प्रधानता होती है, उससे गूंद प्राप्त होता है। तो ये अपना इसमें टीक इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखिए सालर वन राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और देखिए दोस्तों इसमें सालर वृक्षों की प्रचुरता के कारण इन वनों को सालर वन नाम दिया गया है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये कथन है वो असत्य है। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ संरक्षित क्षेत्र है, दूसरी तरफ जिला या स्थान दे रखा है। देखिए रोटू जो संरक्षित क्षेत्र है वो कहां पर है, तो वो नागौर के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र है वो दोस्तों कहां पर है, तो ये कोटा में है। अजमेर यहाँ पर दोस्तों गलत दे रखा है, ठीक है। बीड है वो दोस्तों झुंझुनू में है। गुडा विश्नोयान जोधपुर में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन सही, क्योंकि ये युग्म सुमेलित नहीं है। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सही है। इनमें से कौन सा कथन है वो सही है। देखिए लाल पीली मिट्टी, कथन 1 देखिए, लाल पीली मिट्टी सवाईमाधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों के हिस्सों में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। कथन 2 देखिए दोस्तों, लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों यहां पर देखिए ये मिश्रित लाल पीली मिट्टी है, ये ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गेहूं इन फसलों के लिए दोस्तों ये उपयोगी रहती है। तो यहाँ पर पहला कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। सॉरी, पहला कथन सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कथन 1 सही है लेकिन 2 है वो गलत है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। इसमें देखिए वही बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सही है, ठीक है दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए कथन 1 में चना राजस्थान में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। 2 देखिए, तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाए जाते हैं। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले में। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कौन से जिले में, तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में, ठीक है, बांसवाड़ा में है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। कितना है, 934। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने मीणा जनजाति को मुंडा समूह का ही एक अंग माना है, बताइए। निम्न में से किसने मीणा जनजाति को मुंडा समूह का ही एक अंग माना है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है, बताइए। तो दोस्तों वो है GN कैंपबेल, GN कैंपबेल बेल, ठीक है, GN कैंपबेल। इन्होंने दोस्तों मीणा जनजाति को मुंडा समूह का ही एक अंग माना है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा खाने जिस खनिज के उत्पादन हेतु जानी जाती है वह है। टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वह है, तो वह है दोस्तों गार्नेट। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गार्नेट, जिसको तांबड़ा कहते हैं। ठीक है। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अक्वाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। अक्वाली निक्षेप के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति कब से प्रभाव में आई। राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति कब से प्रभाव में आई। ये प्रभाव से दोस्तों 2024 से आई है ये। ठीक है, 2024। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन कौन सी है। राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन कौन सी है, तो वो है पधारो हमारा देश। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, पधारो हमारे देश। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं गुजरता। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं गुजरता है, तो दोस्तों कौन से जिले से नहीं गुजरता, तो ये देखिए अलवर से गुजरता है, दौसा से गुजरता है, कोटा से गुजरता है, लेकिन जयपुर से होकर नहीं गुजरता। ये अलवर, दौसा, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों से होकर गुजरता है ये दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ठीक है, जयपुर से होकर नहीं गुजरता। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए, कथन 1 और कथन 2। अपने को बताना है कि उनमें से कौन सा कथन है वो दोस्तों सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए, बैराठ है दोस्तों, कोटपुतली बैरोट जिले में स्थित है। यह विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। कथन सेकंड देखिए, यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था। सम्राट अशोक सम्राट अशोक के काल की शिला पट्टिकाएं भी यहाँ से मिलती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों यहाँ पर क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कथन 1 और कथन सेकंड दोनों ही सही है। आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था। तो दोस्तों मेवाड़ का शासक कौन था, तो वो था दोस्तों देखिए सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था। 17वीं शताब्दी के बारे में पूछा गया है, तो वो था दोस्तों औरंगजेब, उस समय मुगल शासक था। और उसके सामने दोस्तों मेवाड़ का जो शासक था वो था राज सिंह प्रथम। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा राज सिंह प्रथम, 2 नंबर का ऑप्शन सही। 19 नंबर का प्रश्न है, मध्यकालीन प्रांतीय प्रशासन का अवरोही क्रम है। मध्यकालीन प्रांतीय प्रशासन का अवरोही क्रम है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों राज्य, मंडल, विषय, पाठक। राज्य, मंडल, विषय, पाठक। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जालीबाग बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है। जालीबाग बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 21 नंबर का प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडलपोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है। बताइए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडलपोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है, तो बताइए दोस्तों किसका स्मारक बना हुआ है। तो इसमें दोस्तों रावत बाग सिंह का स्मारक है वो बना हुआ है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा मेला सही सुमेलित है। देखिए एक ही मेला सही सुमेलित है, बाकी इसमें सारे के सारे गलत दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए कैला देवी का मेला भरतपुर गलत हो जाएगा, करौली में बढ़ता है दोस्तों ये। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। चार भुजा का मेला यहाँ पर उदयपुर दे रखा है, गलत हो जाएगा, ये राजसमंद में बढ़ता है दोस्तों। कपिल मुनि का मेला ये कोलायत बीकानेर में बढ़ता है, कोटा यहाँ पर गलत दे रखा है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुमेलित कीजिए। दोस्तों एक तरफ नृत्य है, दूसरी तरफ जनजाति दे रखी है। अपने को बताना है कि कौन सा नृत्य है, कौन सी जनजाति से संबंधित है। देखिए चरी नृत्य दोस्तों ये गुर्जर जनजाति का प्रमुख नृत्य है।
रणबाजा नृत्य है, ये दोस्तों मेव जनजाति का प्रमुख नृत्य है। शंकरिया नृत्य है, ये दोस्तों कालबेलिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। और चक्री नृत्य है, ये दोस्तों कंजर जाति का प्रमुख नृत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3-2-1-4। 3-2-1-4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3-2-1-4। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये शिव कुमार शर्मा है, ये दोस्तों संतूर वादक थे। कौन थे? संतूर वादक। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था। खनगा एक प्रकार का क्या था? तो दोस्तों खनगा एक प्रकार का दोस्तों सिर का पहनावा था, यानी कि पगड़ी थी दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? बताइए किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? तो वो है दोस्तों रामदेव जी। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, गलत युग्म चुनिए। दोस्तों अपने को गलत युग्म चुनना है। एक सही है, सॉरी नहीं 3 सही है, एक गलत है। तो यहाँ पर देखिए सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में, बिल्कुल सही है। जसवंतड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में, ये भी बिल्कुल सही है। आर्थूणा मंदिर डूंगरपुर इसमें गलत दे रखा है। कहाँ पर है दोस्तों ये आर्थूणा मंदिर? तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में है, ये भी बिल्कुल सही है। गलत युग्म चुनना था, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में अर्जुन लाल सेठी द्वारा रचित पुस्तक है? तो वो है दोस्तों इसमें शूद्र मुक्ति या शूद्र मुक्ति और महेंद्र कुमार, ये अर्जुन लाल सेठी द्वारा रचित पुस्तकें हैं। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है? स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। दोस्तों पोमचा कैसा होता है? तो दोस्तों पीला, ठीक है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पोमचे का रंग है वो दोस्तों कैसा होता है? पीला। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा दिया जाता है और बेटे के जन्म पर दोस्तों पीला पोमचा है वो दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीला, ठीक है। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखी? तो दोस्तों ये पुस्तक है वो किसने लिखी? तो ये नाथुराम खडगावत ने लिखी थी दोस्तों ये पुस्तक। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। यहाँ पर देखिए नवज्योति जो समाचार पत्र है इसकी स्थापना 1936 में हुई, बिल्कुल सही है। नवजीवन समाचार पत्र की स्थापना 1939 में हुई, ये भी बिल्कुल सही है। लोकवाणी समाचार पत्र की स्थापना है वो दोस्तों 1943 में हुई, ये भी बिल्कुल सही है। त्यागभूमि समाचार पत्र की स्थापना दोस्तों 1929 में, ये गलत दे रखा है। ये दोस्तों 1927 ईस्वी में दोस्तों त्यागभूमि नामक समाचार पत्र का प्रकाशन है वो किया गया था और हरिभाऊ उपाध्याय और श्यामानंद राहत ने ये किया था संपादन। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भीलवाड़ा क्षेत्र में या भीलवाड़ा क्षेत्र की बोली है तो दोस्तों भीलवाड़ा क्षेत्र की बोली कौन सी है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है मेवाड़ी। मेवाड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों भीलवाड़ा क्षेत्र में। 3 नंबर ऑप्शन सही। 34 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने मेवाड़ी को मारवाड़ी की उपबोली माना है? निम्न में से किसने मेवाड़ी को मारवाड़ी की उपबोली माना है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
35 नंबर का प्रश्न है, राम स्वरूप किसान का कहानी संग्रह नहीं है। राम स्वरूप किसान का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, तीखीदार है, हाडाखोड़ी है, बारीक बात है, लेकिन धान का थवा ये नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी रचना विश्वनाथ विमलेश की नहीं है? बताइए कौन सी रचना विश्वनाथ विमलेश की नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है पानीरी पहचान। पानीरी पहचान नहीं है, बाकी प्राणों की छाया, जनता दरबार और टाउन कमेटी, ये तीनों है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये पानीरी पहचान है, ये भगवती लाल व्यास की रचना है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 37 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर एलपी टैक्सीटोरी द्वारा निम्न में से किन ग्रंथों का इटालियन भाषा में अनुवाद किया? किन ग्रंथों का इटालियन भाषा में अनुवाद किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इंद्रिय पराजय और नासिकेत की कथा। इन दोनों का एलपी टैक्सीटोरी ने इटालियन भाषा में इसका अनुवाद किया। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्र सिंह बिरकाली की नहीं है? बताइए कौन सी रचना चंद्र सिंह बिरकाली की नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, बसंत है, डाफर है, बादली है, लेकिन पागी नहीं है। पागी है ये दोस्तों चंद्र प्रकाश देवल की रचना है। चंद्र प्रकाश देवल की रचना है। 4 नंबर ऑप्शन सही। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना संत चतुर सिंह द्वारा रचित नहीं है? बताइए कौन सी रचना है वो संत चतुर सिंह द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है, देखिए, अलख 25 है, अनुभव प्रकाश भी है, चतुर चिंतामणि भी है, लेकिन चंदन बाला रास है, ये नहीं है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 40 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सभी राजस्थानी प्रेमाख्यान है? निम्न में से किस विकल्प में सभी राजस्थानी प्रेमाख्यान है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ढोला मरवण, सैनी बीजानंद, जेठवा उलझी। तो ये तीनों है ये दोस्तों राजस्थानी प्रेमाख्यान है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इन में प्रेम के संयोग वियोग से संबंधित वर्णन है वो मिलता है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 2 के अंदर, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम व सामयिक विषय से संबंधित 25 प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। और ये 25 प्रश्न है वो अभी देखेंगे। आप पता लगाना है कि 25 में से आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र है वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में लिंक को शेयर जरूर करना है। देखिए यहाँ पर 41 नंबर का प्रश्न है, गोडावन को राजस्थान का राज्य पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? बताइए गोडावन को राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? तो दोस्तों 1981 में इसको घोषित किया गया था। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 42 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का घटक है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का घटक है तो वो है दोस्तों, देखिए, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, बिल्कुल सही है। हर खेत को पानी, ये भी बिल्कुल सही है। कमांड क्षेत्र विकास व वाटर शेड डेवलपमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर का प्रश्न है, सरसों अनुसंधान निर्देशालय कहाँ स्थित है? सरसों अनुसंधान निर्देशालय दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सेवर भरतपुर में। कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में। 1993 में दोस्तों इसकी स्थापना है वो की गई थी। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नांकित में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हर्षनाथ मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो ये अल्लट ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था? अल्लट ने करवाया था। चौहान शासक था दोस्तों ये। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? एक तरफ खेल है, दूसरी तरफ खिलाड़ी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पैरा शूटिंग से संबंधित दोस्तों मोहन अग्रवाल है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। शतरंज से संबंधित दोस्तों यहाँ पे रजत चौहान दे रखा है जो कि इसमें गलत है।
दोस्तों रजत चौहान है वो तीरंदाजी से संबंधित है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें घुड़सवारी से संबंधित दिव्य कृत्य सिंह है, बिल्कुल सही है। पैरा बैडमिंटन से संबंधित कृष्णा नागर है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो ये अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मध्यकाल के किस ग्रंथ में नारायणा की तीर्थ के रूप में वंदना की गई है? बताइए, मध्यकाल के किस ग्रंथ में नारायणा की तीर्थ के रूप में वंदना की गई है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों सकल तीर्थ स्रोत। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है? राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है? वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए, राजस्थान में निजी उपक्रमों को दिशा निर्देश देना, ये कार्य ये नहीं है दोस्तों कार्य, ठीक है, ये सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कार्य नहीं है। बाकी सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों की निगरानी करना है, राज्य के विभिन्न उपक्रमों की कार्यप्रणाली में समन्वय करना है, राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सूचना एकत्र करने हेतु समाशोधन गृह संबंधी सेवा करना है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है, और कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। यहाँ पर देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 33 से अधिक नहीं हो सकती, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, 30 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 200 विधानसभा सीटों में 15% है वो मंत्री बन सकते हैं, तो 200 का 15% कितना होता है? 30। तो यहाँ पर 33 गलत दे रखा है। आगे देखिए, मुख्यमंत्री की शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में मिलता है, तो दोस्तों ये कथन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, न तो 1 और न ही 2। 49 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही है? वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिर्फ एक ही कथन है वो सही है, बाकी इसमें सारे गलत है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में दोस्तों देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, बिल्कुल सही बात है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों राजस्थान राज्य सूचना आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त है वो हो सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों का जो कार्यकाल है ये केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ष दे रखा है, ये सारे गलत दे रखे, सिर्फ चौथा नंबर का सही है। 50 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है? तो किसने किया है? तो बताइए दोस्तों, वो है वीवीएल माथुर ने। वीवीएल माथुर ने यानी कि विपिन बिहारी लाल माथुर ने दोस्तों अधिकतम मुख्यमंत्रियों के साथ में दोस्तों मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। हरदेव जोशी हो गया, शिवचरण माथुर हो गया, हीरालाल देवपुरा हो गया और भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री थे, ये सभी के समय दोस्तों ये मुख्य सचिव हैं वो रहे हुए हैं। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 51 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री मातृ पोषण योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। मुख्यमंत्री मातृ पोषण योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है, और कूट भाषा में दोस्तों अपने को क्या करना है? उत्तर देना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कथन दे रखे 2, अपने को बताना है कि कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखिए
गर्भपात या मृत शिशु के जन्म होने की स्थिति में लाभार्थी महिला भविष्य में गर्भ धारण करने पर इस योजना अंतर्गत पात्र नहीं होगी यदि उसे पहले सभी किस्तों का लाभ मिल गया है। तो अपना पहला कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, गर्भपात या मृत शिशु के जन्म की स्थिति में लाभार्थी महिला भविष्य में गर्भ धारण करने पर इस योजना में पात्र होगी। ठीक है, भले ही उसने पहले सभी किस्तों का लाभ ले लिया हो। तो ये अपना पहला कथन है वो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, प्रथम गर्भावस्था में जुड़वा बच्चे होने की स्थिति में महिला इस योजना में पात्र नहीं होगी। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो अपना दूसरा कथन है वो इसमें क्या है, सही है, पहला गलत है। तो यहाँ पर इसमें क्या पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें दूसरा सही है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ओपन बुक एग्जाम किस प्रकार का नवाचार है। तो ये किस प्रकार का नवाचार है, तो यानी कि विद्यार्थी किताब देखकर उत्तर देते हैं। तो इसमें रटने की बजाय समझ पर जोर दिया जाता है दोस्तों। तो किताब खोलकर परीक्षा देना, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 53 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए गार्गी योजना से संबंधित नहीं है। बताइए गार्गी पुरस्कार योजना से संबंधित है, नहीं है। बताइए अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन है वो गार्गी पुरस्कार योजना से संबंधित नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें यह योजना वर्ष 1998 में प्रारंभ की गई, बिल्कुल सही है। इस योजना में माध्यमिक एवं प्रवेशिका परीक्षा में 75% व इससे अधिक अंक लाने वाली बालिकाएं शामिल होती है, बिल्कुल सही बात है। योजना अंतर्गत कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत होने पर 3,000 रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से कोई भी कथन है वो इसमें गलत नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 54 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी किन योजनाओं की निगरानी करती है। तो किन योजनाओं की निगरानी करती है विद्यालय प्रबंधन समिति। तो दोस्तों इसमें देखिए बालक बालिकाओं के नामांकन व उपस्थिति का, छात्रवृत्ति विवरण का, मिड डे मील योजना का, इन सभी योजनाओं की निगरानी करती है दोस्तों विद्यालय प्रबंधन समिति। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है। बताइए, मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड है वो प्रस्तावित किया गया है। तो दोस्तों किस प्रकार का, तो वो है 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड है वो प्रस्तावित किया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 56 नंबर का प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा। केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा। तो दोस्तों क्या उत्तरदायित्व होगा केंद्रीय सरकार का, तो इसमें दोस्तों होगा आस पड़ोस में यानी कि आसपास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 नंबर का प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना चाहिए, किया जाना है। बताइए कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है। तो दोस्तों वो है शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, बाकी सारे हैं। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में आरटीई नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे को की जाएगी। तो दोस्तों 2 बार सीधे स्कूल को ही की जाएगी। तो यहाँ पर इसमें यानी कि विद्यालय को ही की जाएगी। 2 नंबर का ऑप्शन सही। 59 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में आरटीई नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति का नहीं है।
बताइए कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति का नहीं है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना, यह विद्यालय प्रबंधन समिति का है। यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक धारा 24 के द्वारा या अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, बिल्कुल सही है। विद्यालय के कार्यक्रम को मॉनिटर करना, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पर देखिए अनुदान को जारी करना तथा प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनिटर करना, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ये कार्य नहीं है दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एंट्री कक्षा में निशुल्क प्रवेश के 10 बच्चे हैं, तो सामान्य प्रवेश के कितने बच्चे होंगे? तो सामान्य प्रवेश के कितने बच्चे होंगे? तो दोस्तों सामान्य प्रवेश के कितने बच्चे होंगे? तो सामान्य प्रवेश के दोस्तों 30 बच्चे होंगे, यानी कि 25% ही तो आरटी के अंदर पढ़ेंगे, 25%। तो कुल दोस्तों यहाँ पर 40 बच्चे होंगे, तो 40 में से 10 आरटी के होंगे और 30 सामान्य के, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 61 नंबर का प्रश्न है साक्षरता से सशक्तिकरण के उद्देश्य से नरेगा आखर अभियान किस जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है? तो किस जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जयपुर जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है, 1 नंबर का ऑप्शन सही। 62 नंबर का प्रश्न है केंद्रीय साहित्य अकादमी के वर्ष 2025 के युवा पुरस्कार के संदर्भ में निम्न को सुमेलित कीजिए। बताइए केंद्रीय साहित्य अकादमी के वर्ष 2025 के युवा पुरस्कार के संदर्भ में निम्न को सुमेलित करना है। दोस्तों एक तरफ सूची फर्स्ट में भाषा है और सूची सेकंड में व्यक्ति है, ठीक है। 2025 के युवा पुरस्कार के संदर्भ में सुमेलित करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए राजस्थानी भाषा के लिए दोस्तों जो युवा पुरस्कार है वो पूनम चंद गोदारा को मिला है, ठीक है। और हिंदी के लिए दोस्तों पार्वती तिर्की को मिला है, और अंग्रेजी के लिए दोस्तों आदित्य कोटरी को मिला है, और दोस्तों पंजाबी के लिए दोस्तों मनदीप ओलक को मिला है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीबीडीए अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर का प्रश्न है ब्रिक्स के 17वें शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? यह आयोजन हुआ दोस्तों ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील में 6-7 जुलाई 2025। आगे देखिए मुख्यमंत्री थार सीमा कार्यक्रम की घोषणा किस बजट में की गई है? तो ये बजट 2025-26 में की गई है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए बाबा साहब अंबेडकर आदर्श ग्राम विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बाबा साहब अंबेडकर आदर्श ग्राम विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन है वो सत्य है? उपयुक्त में से कौन सा कथन है वो सत्य है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस योजना में 10,000 से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले गांवों को लाभान्वित किया जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। और देखिए इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के लिए दोस्तों 200 करोड़ का प्रावधान है वो किया गया है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 3 में सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 66 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो दोस्तों ये हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनारा यानी कि कुशीनगर में प्राप्त किया था। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कुशीनारा या कुशीनगर में। 67 नंबर प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर पशुपति की आकृति के दाहिनी ओर हाथी, बाघ और बाईं ओर गेंडा और भैंसा अंकित है। तो यहाँ पर बैल है वो अंकित नहीं है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही। 68 नंबर का प्रश्न है निम्न में से किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल में दास राज्य युद्ध लड़ा गया था? 10 यानी कि 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था दोस्तों ये।
तो ये परोशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। परोशनी यानी कि रावी, रावी का ही प्राचीन नाम है दोस्तों ये परोशनी। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो दोस्तों अशोक को कहते हैं देवानाम प्रिय। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अशोक का द्विभाषिक अभिलेख है? अशोक का द्विभाषिक अभिलेख कौन सा है? तो वो है दोस्तों सर ए कुना। सर ए कुना ये दोस्तों कांधार से प्राप्त हुआ है और अशोक का द्विभाषी अभिलेख है ये, यूनानी और अरमाइक भाषाओं में लिखा गया है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 71 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए, धारियों से युक्त स्तंभ मौर्यकालीन शिल्पकला की विशेषता है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। ये मौर्यकालीन नहीं, ये ईरानी शिल्पकला की विशेषता है, धारियों युक्त स्तंभ। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा पहला। अशोक के स्तंभ सपाट एवं चमकदार थे, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें दूसरा नंबर का कथन है वो सही है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 72 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक है भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक है भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कुतुब मीनार। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था दोस्तों ये। आगे देखिए, 73 नंबर प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? तो वो माना जाता है दोस्तों बाबर। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बाबर। 74 नंबर का प्रश्न है, मुगल प्रशासन में सद्र उस सुदूर यानी कि मुख्य सुदूर क्या था? बताइए। तो दोस्तों सद्र उस सुदूर ये धार्मिक मामलों का प्रबंधक एवं सलाहकार था दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक मामलों का मंत्री था। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 75 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया, तो दोस्तों ये 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, वो अपने को बताना है। देखिए, प्रथम हिंदी समाचार पत्र है वो कौन सा था? तो वो उदंत मार्तंड था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। प्रथम फारसी समाचार पत्र था वो था दोस्तों मिरात उल अखबार था, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। प्रथम उर्दू अखबार था जाम ए जहानुमा, ये भी बिल्कुल सही है। और प्रथम मराठी समाचार पत्र युगांतर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। युगांतर ही ये बांग्ला भाषा का समाचार पत्र था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 77 नंबर का प्रश्न है, 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को निम्नांकित में से किन किन देशों ने मान्यता प्रदान की? तो किन किन देशों ने मान्यता प्रदान की? तो दोस्तों इसमें देखिए, अपने को इस प्रश्न में दोस्तों कूट भाषा में उत्तर देना है। ठीक है, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। तो दोस्तों देखिए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को किन किन देशों ने मान्यता दी? जापान ने दी, आयरलैंड ने दी, कोरिया ने भी दी, इटली ने भी दी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। 78 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रतिवर्ष 21 जून को कौन सी स्थिति बनती है? प्रतिवर्ष 21 जून को कौन सी स्थिति बनती है? तो दोस्तों इसमें 21 जून को ग्रीष्म अयनांत स्थिति बनती है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस रेखा पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष लगभग लंबवत पड़ती है? बताइए, निम्न में से किस रेखा पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष लगभग लंबवत पड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कर्क रेखा पर, सॉरी नहीं, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भर लगभग दोस्तों लंबवत पड़ती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 80 नंबर का प्रश्न है, देखिए भारत की मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। 81 नंबर का प्रश्न है, अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडल परत में होती है वह है, तो वह है दोस्तों कौन सा, तो वो है ओजोन मंडल में। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ओजोन मंडल में। ठीक है, सौर मंडल में, ओजोन मंडल में नहीं, सौर मंडल में। ठीक है, अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडल परत में होती है वह है सौर मंडल। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है, बताइए। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है, तो वो है दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तो वो है दोस्तों देखिए नियोन है, क्रिप्टोन है, जेनोन है, लेकिन रेडोन नहीं है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रेडोन। 84 नंबर का प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों नॉर्वे। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 85 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए, लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने को असत्य कथन बताना है। ठीक है, कि कौन सा असत्य कथन है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है, ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से 20% निम्नतर, और निम्न ज्वार है वो सामान्य से उच्चतर होता है। ठीक है, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। लघु ज्वार भाटाओं के समय निम्न ज्वार सामान्य से निम्नतर होता है, तो गलत हो जाएगा। ये होता है दोस्तों सामान्य से उच्चतर होता है, तो ये उल्टा दे रखा है, गलत हो जाएगा। ये दोनों के दोनों गलत है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 86 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए फोकलैंड द्वीप समूह है हिंद महासागर में स्थित है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। फोकलैंड द्वीप समूह है, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में ये स्थित है, तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, निकारागुआ मध्य अमेरिका में है, यमन एशिया में है, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही। 87 नंबर प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है या विशेषताएं है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। कूट भाषा में अपने को क्या करना है, उत्तर देना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 कथन दे रखे, अपने को कोट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। देखिए, ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता, जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हो, बिल्कुल सही बात है। बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो, बिल्कुल सही है। अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 2 3 4। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 1 2 3 इसमें सही है। 89 नंबर का प्रश्न है, माउंटेन लॉयन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, माउंटेन लॉयन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसको कोगर के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोगर के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे 90 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट में उद्योग है और सूची सेकंड में अवस्थिति है। यहाँ पर देखिए, राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स उद्योग है दोस्तों, कहां पर है, तो ये गुलाबपुरा में है दोस्तों। कहां पर है, गुलाबपुरा में। और वर्टेड स्पिनिंग मिल्स है वो कहां पर है, तो दोस्तों ये चूरू में है। और श्री सीमेंट का उद्योग दोस्तों कहां पर है, तो ये ब्यावर में है।
और जेके टायर का है दोस्तों कांकरोली राजसमंद में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीबीएसी। डीबीएसी कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है, तो वो है दोस्तों इसमें कौन सी, तो वो है रिको। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है, तो कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है, तो वो है दोस्तों यहाँ पर है श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, श्री गंगानगर में दोस्तों ये भारत सरकार का उपक्रम नहीं है दोस्तों ये, बाकी तीनों है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये राजस्थान सरकार का उपक्रम है दोस्तों। आगे देखिए 93 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट में केंद्र है और सूची सेकंड में उद्योग है। यहाँ पर देखिए नगोया, नगोया दोस्तों ये जापान में है और वहां पर दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, और सलेम, सलेम दोस्तों भारत में है और यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग है। और लॉस एंजलिस अमेरिका दोस्तों यहाँ पर हवाई जहाज का उद्योग है। ठीक है, और आबदान ईरान के अंदर तेल शोधन है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, CABD अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा CABD, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा शहर कनाडा का बर्मिंघम कहलाता है, कौन सा शहर कनाडा का बर्मिंघम कहलाता है, तो वो है दोस्तों हैमिल्टन। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हैमिल्टन। 95 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन है वो असत्य है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। देखिए शुष्क कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां लगभग 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को शुष्क कृषि कहती है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए शुष्क कृषि में पहले खेतों को समतल किया जाता है फिर वर्षा के पश्चात जुताई की जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले वर्षा होती है यानी कि वर्षा के बाद में खेतों को समतल कर दिया जाता है ताकि खेत में है वो नमी बनी रहे, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। दोनों के दोनों गलत है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2, दोनों ही कथन है वो दोस्तों इसमें गलत है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही। अब देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट में दोस्तों भारतीय संविधान के प्रावधान है और सूची सेकंड में विदेशी संविधान से ग्रहण किए गए हैं। दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सी चीज है वो कहां से ली गई है भारतीय संविधान में। देखिए विधि निर्माण की प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है, तो ये ब्रिटिश संविधान से ली गई है दोस्तों। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहां से ली गई है, तो दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से ली गई है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। स्वतंत्रता और समानता का जो सिद्धांत है ये प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो ये फ्रांस के संविधान से ली गई है। और अपशिष्ट शक्तियां दोस्तों ये कनाडा के संविधान से ली गई है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 2 3 1 4। 97 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों बताइए। इसमें दोस्तों धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर दोस्तों भेदभाव नहीं करेगा, ये है दोस्तों 15(1) में। तो यहां पर है इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(1) में उल्लेख है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, तो दोस्तों यहाँ पर भाषा आएगा। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपे गए हैं,
बताइए। तो वो है दोस्तों इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है? कूट भाषा में अपने को क्या करना है? उत्तर देना है। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद व राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। गलत हो जाएगा। राज्य विधान मंडल में दोस्तों विधानसभा के सदस्य आते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 54 है, ठीक है, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा देखिए, अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो यहाँ पर केवल और केवल 3 है, वो क्या है? सत्य है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है, कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, तारांकित प्रश्न एक सांसद द्वारा पूछा जाता है जिसका उत्तर सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर पीठासीन अधिकारी क्यों देगा? उससे संबंधित मंत्री देगा मौखिक रूप से उत्तर, तो ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक सांसद को प्रतिदिन 2 तारांकित प्रश्न पूछने की अनुमति है। जब प्रश्न का उत्तर मौखिक होता है तो उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये भी कथन है वो अपना गलत हो जाएगा। देखिए, प्रत्येक सांसद को प्रतिदिन 1 तारांकित प्रश्न है वो पूछने की अनुमति है, ठीक है, 2 नहीं। तो यहाँ पर इसमें ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। देखिए, क्या पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा है, तो यहाँ पर न तो 1 और न ही 2, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 101 नंबर का प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं तो कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं दोस्तों। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। कूट भाषा में उत्तर देना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 3 कथन दे रखे हैं, ठीक है, और अपने को कूट भाषा में बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। देखिए दोस्तों, राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना बिल्कुल सही है, राज्य निर्वाचन आयोग का ये कार्य है। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न कराना, ये भी है। तीसरा देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची का चयन और तैयार करने का कार्य ये नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 कथन है वो क्या है? सत्य है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 103 नंबर का प्रश्न है, कौन से राज्य ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया? तो दोस्तों सर्वप्रथम अंगीकार किया तो ये किया था दोस्तों किसने? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश और राजस्थान, यानी कि सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने अंगीकार किया था। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 104 नंबर प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? कैसी होती है? तो दोस्तों ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो पहली महिला राज्यपाल बनी थी तो सरोजिनी नायडू बनी थी दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय लोकतंत्र में महिला भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति है वो बनी थी दोस्तों प्रतिभा पाटिल। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्तमान में कुल कितनी महिलाएं राजस्थान से राज्यसभा सांसद है? तो वो है दोस्तों 1। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही और वो है सोनिया गांधी। आगे देखिए, 108 नंबर प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो दोस्तों ये 7वीं अनुसूची में। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
109 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किस आयोग ने स्थायी अंतरराज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया? तो दोस्तों की स्थापना का समर्थन है वो दोस्तों किसने किया? तो वो है पुंछी आयोग ने किया था दोस्तों। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पुंछी आयोग। नहीं नहीं नहीं, पुंछी आयोग नहीं, सरकारी आयोग, सरकारी आयोग। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सरकारी आयोग। आगे देखिए, यहाँ पर 110 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? बताइए कौन सा सत्य है, वो अपने को बताना है। देखिए, संविधान के भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों को केवल राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित किया जाता है, तो दोस्तों ये गलत है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से दोस्तों ये प्रशासित है वो किया जाता है, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला सही है। यहाँ पर इसमें केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही। 111 नंबर प्रश्न है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है? तो वो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 1 नंबर ऑप्शन सही। 112 नंबर प्रश्न है, विकासशील देशों पर वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो नकारात्मक प्रभाव है वो क्या है? तो वो है घरेलू उद्योगों पर दबाव। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, घरेलू उद्योगों पर दबाव। 113 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से किस समिति ने मात्र पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? बताइए। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, गरीबी रेखा का निर्धारण किया तो वो है दोस्तों अलग समिति। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, अलग समिति। नेक्स्ट 114 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? नया पैसा कब पैसा हो गया? तो वो है दोस्तों 1 जून 1964 से। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो वो है दोस्तों इसमें साख सृजन। साख सृजन नहीं है दोस्तों, बाकी साख नियंत्रण है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में मौद्रिक नीति का निर्माण है। 4 नंबर ऑप्शन सही। 116 नंबर का प्रश्न है, निम्न तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसमें देखिए, अपने को कूट भाषा में क्या करना है, उत्तर देना है। निम्न तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त परिसंपत्तियों का तरलता से घटते हुए क्रम में अनुक्रम है, तो वो अनुक्रम अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आएगा करेंसी, फिर आएगा दोस्तों बैंकों के पास मांग जमा, फिर आएगा दोस्तों यहाँ पे बैंकों के पास बचत जमा, फिर आएगा बैंकों के पास सावधिक जमा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4132। 4132 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए, चौथा नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 117 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के मौजूदा या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 3 नंबर ऑप्शन सही। 118 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? बताइए कौन सा या कौन से कथन है वो सत्य है? कूट भाषा में दोस्तों अपने को क्या करना है, उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में मध्यस्थता का एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र प्रदान किया गया है, बिल्कुल सही बात है। मध्यस्थता के माध्यम से होने वाले निपटान के खिलाफ अपील की जा सकती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 दोनों सही है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 119 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता कंपनियों के उत्पादों व सेवाओं की गुणवत्ता की जांच कर सकता है? तो वो है दोस्तों इसमें सूचना पाने का अधिकार। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राष्ट्रीय आय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय आय के बारे में दोस्तों कौन सा कथन है वो सत्य है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें
जो सत्य कथन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इनमें से घरेलू सेवाओं यानी कि कपड़े धोना, खाना बनाना इत्यादि के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 121 नंबर का प्रश्न है, किस सूचकांक को राष्ट्रीय आय की सामाजिक समानता मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो है गिनी गुणांक। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है। मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है। तो दोस्तों वो है जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 123 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर है ये बताइए। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में है दोस्तों। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर। 124 नंबर का प्रश्न है, कृषि उपज मंडी शुल्क आमतौर पर लिया जाता है। तो ये आमतौर पर लिया जाता है दोस्तों, क्रेता से लिया जाता है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 125 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में मोटा अनाज मक्का के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस जिले में क्रियान्वित किया जा रहा है? तो किस जिले में क्रियान्वित किया जा रहा है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों ये बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इन सभी में किया जा रहा है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उपयोग सभी। देखिए भाग 4 शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है, वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे शिक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रायोजना विधि का प्रयोग किसने किया? शिक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रायोजना विधि का प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों किसने किया? तो ये W.H. किलपैट्रिक ने किया। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, W.H. किलपैट्रिक ने। 127 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में उपागम का उपयोग छात्रों को इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे विभिन्न विषयों को एकीकृत करने में मदद करता है। बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों एकीकृत। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एकीकृत उपागम। 128 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में यदि आपको ज्ञानार्जन हेतु आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करना है तो आप दोस्तों विभिन्न उदाहरणों के बीच समानता ढूंढकर एक समन्वय सिद्धांत पर पहुंचेगी। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। 129 नंबर का प्रश्न है, किसी व्यक्ति के लिए समस्या तब उत्पन्न होता है जब वह अपने निश्चय ध्येय को उन व्यवहारगत आदर्शों से प्राप्त करने में असमर्थ रहता है जो उसके पास विद्यमान हो। उक्त परिभाषा दी है। तो दोस्तों ये उक्त परिभाषा दी है, किसने दी है ये? तो ये परिभाषा दी है दोस्तों गेट्स ने। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गेट्स ने। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे यदि कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी सीखने में असमर्थ है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों अपनी शिक्षण विधि में संशोधन करना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 131 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चलचित्र। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही। 132 नंबर प्रश्न है, उन मीडिया संसाधनों की पहचान कीजिए जो अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। तो वो है समाचार पत्र, चित्र या पोस्टर, प्रदर्शनी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही। 133 नंबर का प्रश्न है, विद्यार्थियों में असुरचित उपकरणों के निर्णय करने की प्रवृत्ति जागृत करने की विधि है। तो वो कौन सी विधि है? तो वो है दोस्तों समस्या समाधान विधि। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट आगे देखिए, 134 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कक्षा में भौगोलिक पर्यवेक्षण की एक सहायक सामग्री नहीं है? तो वो है दोस्तों प्राकृतिक खोज। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्राकृतिक खोज नहीं है। 135 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का कौन सा उपाय उपयुक्त है? तो कौन सा उपाय उपयुक्त है? तो वो है दोस्तों यहाँ पर चार्ट, मानचित्र और मॉडल का प्रयोग करना। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए भाग 5 के अंदर शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है, वो पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षक एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया गया है। तो दोस्तों ये कथन है वो स्किनर के द्वारा दिया गया है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 137 नंबर प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है?
तो ये किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 138 नंबर का प्रश्न है, बालक का विकास प्रभावित होता है। बालक का विकास प्रभावित होता है तो दोस्तों ये वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। 3 नंबर ऑप्शन सही। 139 नंबर का प्रश्न है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों किसके द्वारा? तो ये जुंग के द्वारा किया गया है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार है, अमूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर देखिए, परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन, ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों स्किनर ने। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्किनर ने। 143 नंबर का प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। तो ये मुख्य रूप से संबंधित होती है तो दोस्तों ये अपसारी चिंतन से मुख्य रूप से संबंधित होती है। 2 नंबर ऑप्शन सही। 144 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक का उदाहरण है? कौन सा जन्मजात प्रेरक का उदाहरण है? तो दोस्तों वो है विश्राम। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 145 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों समायोजन की समस्या के कारक है। तो देखिए, तनाव है, दुश्चिंता है, कुंठा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखिए भाग 6 और भाग 6 में सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न देखिए। 146 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक। 147 नंबर का प्रश्न है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर मॉनिटर है, वो इनपुट डिवाइस नहीं है, यह आउटपुट है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर वायरस है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर है। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, शिक्षा में कंप्यूटर निम्न में से प्रयुक्त किया जाता है। तो ये प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों शोध उपकरण के रूप में, शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में, प्रबंध उपकरण के रूप में। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 150 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो वो है दोस्तों इसमें WLAN, ये नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें नहीं 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 नहीं, इसमें देखिए WLAN है, ऑप्टिकल फाइबर नहीं है दोस्तों। कौन सी एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक नहीं है? तो ऑप्टिकल फाइबर है, ये नहीं है। बाकी ब्लूटूथ है, वाईफाई हॉटस्पॉट है और WLAN है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें, और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी को निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।